बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज का हमारा जो व्लॉग है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है और इसमें ख़बरें आपके साथ जो हमने शेयर करनी है, 6 शख्सियात, 6 बड़ी ख़बरें। एक तो ये जो 6 ख़बरों का एक मजमुआ है, ख़बरनामा कह लें। एक तो इनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसमें एक ख़बर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ है, जो कि चीफ़ जस्टिस बंदियाल साहब ने जाते जाते इमरान खान साहब को एक रिलीफ़ दिया है। तो सबसे पहले तो इन 6 ख़बरों की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर जो हमारे थंबनेल की दूसरी हेडलाइन है, दूसरी जो मतलब ख़बर का टाइटल है कि आखिरकार इमरान खान मान गए, ये क्या मामला है, फिर इसकी तफ़सीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि चीफ़ जस्टिस बंदियाल साहब ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या रिलीफ़ दिया है। आज नाज़रीन, जो ऑडियो लीक कमीशन का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, जो वफाकी हुकूमत का एक एतराज़ था कि चूँकि इस ऑडियो लीक कमीशन ने चीफ़ जस्टिस बंदियाल साहब की जो मदर इन लॉ है, उनकी जो एक ऑडियो आई थी ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया के साथ मुबैना तौर पर, उसकी इंक्वायरी भी इस कमीशन ने करना है, तो लिहाजा चीफ़ जस्टिस बंदियाल साहब इस केस को ना सुने। तो आज उस दरख्वास्त के ऊपर महफूज किया गया फ़ैसला चीफ़ जस्टिस बंदियाल साहब ने सुनाया। उनका लिखा फ़ैसला था, इजाज़ुल एहसन साहब ने पढ़ा। और ये मुख्तसर फ़ैसला नहीं था, बहुत सारे चैनल के ऊपर रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये कोई ग़ालिबन कोई मुख्तसर फ़ैसला था। ये तफसीली फ़ैसला है उस एतराज़ के ऊपर। अब इसमें जो तासर सोशल मीडिया पर और नेशनल मीडिया पर दिया जा रहा है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर, कि ये चीफ़ जस्टिस बंदियाल साहब ने अपनी सास के हक़ में फ़ैसला सुनाया है। लेकिन मेरी नज़र में सबसे बड़ा रिलीफ जो इस केस में दिया गया है बंदियाल साहब की तरफ से, वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को दिया गया है। और फिर जो इसमें एक इंटेंशन जो वफाकी हुकूमत की थी कि बंदियाल साहब इस केस को ना सुने, उस पर एतराज़ उठाया गया कि बज़ाहिर वफाकी हुकूमत की जो इंटेंशन थी वो दुरुस्त नहीं थी और एक मकसद के लिए कि बंदियाल साहब ये केस ना सुने, इसलिए वो ऑब्जेक्शन की एप्लीकेशन, रिक्यूज़ल की एप्लीकेशन दायर की गई। तो सबसे पहले नाज़रीन, जो इमरान खान साहब को रिलीफ दिया गया है, ये 4 दरख्वास्तें थीं। ये सिर्फ़ चीफ़ जस्टिस बंदियाल साहब की मदर इन लॉ का मुकदमा नहीं था, ये 4 दरख्वास्तें थीं। एक आबिद ज़ुबैरी साहब लेके आए, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं। दूसरे सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी मुक़्तदर अख्तर शबीर साहब की दरख्वास्त थी। और तीसरी दरख्वास्त जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की थी। और चौथी दरख्वास्त रियाज़ हनीफ़ राही साहब की थी। अच्छा, मुझे एक और सवाल मेरे जहन में आता है, आप अगर जवाब देना चाहें या आपको जो जवाब लगता है कि ये जवाब हो सकता है। ये जो मुकदमा है ऑडियो लीक कमीशन के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें आई हैं, इसका टाइटल है आबिद ज़ुबैरी, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट आबिद ज़ुबैरी वर्सेस जो है वो ऑडियो लीक कमीशन, या आप स्टेट कर लें। अब इसमें जो एक नुक्ता है, ये समझ नहीं आती कि ये क्या कानूनी तरीक़ाकार है। ये आबिद ज़ुबैरी साहब की और जो मुक़्तदर अख्तर शबीर साहब की दरख्वास्त है, ये 25 मई को सुप्रीम कोर्ट में दायर होती है और 26 मई को पहली हियरिंग हो जाती है। और इससे पहले नाज़रीन, ये है कि जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त है वो 22 मई को दायर होती है और 22 मई को यानी पीर के रोज़ बाबर अवान साहब ये दरख्वास्त दायर करते हैं। और 23 मई को जो जस्टिस कादी फ़ाइज़ा साहब हैं, जो एक हफ़्ते के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, उनकी जानिब से 23 मई को समाअत करते हुए 3 लोगों को नोटिस कर दिया जाता है, जिसमें एक ख्वाजा तारिक रहीम साहब हैं, एक अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब थे और तीसरे आबिद ज़ुबैरी साहब थे। अच्छा, इसमें नाज़रीन आप ये देखें कि अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो एक तरीक़ाकार है, उसमें जो दरख्वास्त पहले आती है उसको पहले नंबर लगता है। इमरान खान साहब की दरख्वास्त 22 मई को आती है, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की दरख्वास्त 25 मई को आती है, मुक़्तदर अख्तर शबीर की दरख्वास्त 25 मई को आती है, रियाज़ हनीफ़ राही की दरख्वास्त 25 मई को आती है। लेकिन ये समझ नहीं आती कि जो बार के सदर की, बार के सेक्रेटरी की दरख्वास्त है, वो पहले रखी जाती है। इमरान खान साहब की दरख्वास्त जो कि पहले आती है, उन्हें बाद में नंबर लगाया जाता है। ये इमरान खान साहब को इस केस में छुपा के आबिद ज़ुबैरी साहब की दरख्वास्त को आगे दिखाना, ताकि केस का जो टाइटल बने वो आबिद ज़ुबैरी साहब के नाम से बने, केस का जो फ़ैसला आए वो आबिद ज़ुबैरी साहब के नाम से आए। तो इस बात की समझ नहीं आती। ये भी एक तरीके से जो वफाकी हुकूमत की नीयत के ऊपर सवाल उठाया गया कि वफाकी हुकूमत की नीयत ठीक नहीं थी, इंटेंशन दुरुस्त नहीं थी ये रिक्यूज़ल की एप्लीकेशन दायर करने की। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की अपनी क्या इंटेंशन है कि एक जो बंदा पहले आया है उसके नाम से नंबर नहीं लगता, उसके नाम का टाइटल नहीं बनता,
जो 3 दिन बाद आता है उसको पहले नंबर लग जाता है, उसके नाम का टाइटल बन जाता है। अब इसमें आप ये देखें कि जो कमीशन था काजी फैसल साहब वाला, उसने जो इंक्वायरी करनी थी उसमें एक ऑडियो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की भी थी, जो वो नैब की हिरासत में जब 9 मई को उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी एक ऑडियो आई कि वो मुसर्रत चीमा के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। वो ऑडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। उस ऑडियो की भी कमीशन ने तहकीकात करनी थी। तो इस फैसले के ज़रिए 9 दिन तक रिलीफ दिया है इमरान खान साहब को चीफ जस्टिस मदियाल साहब ने, लेकिन ये 9 दिन का रिलीफ है। 9 दिन का कैसे रिलीफ है कि अगर कमीशन वो कार्रवाई जारी और सारी रखता, जैसे 26 मई को रोक दिया गया और आज तक रोका गया है, ये सुप्रीम कोर्ट की क्या इंटेंशन थी इस कमीशन की कार्रवाई को रोकने की, इस पर भी आगे चल के आपके साथ हम बात करते हैं। लेकिन सवाल यह कि अगर वो कमीशन कार्रवाई जारी रखता तो ये कमीशन ने इमरान खान साहब को भी बुलाना था। इस कमीशन ने, काजी फैसल साहब ने इमरान खान साहब से भी सवालात पूछने थे, लेकिन बंदियाल साहब ने उस कमीशन की कार्रवाई को रोक के जो है वो इमरान खान साहब को रिलीफ दिया और आज अपनी रिक्यूज़ल की एप्लीकेशन को भी रद्द कर दिया। और अब इस केस की बज़ाहिर ऐसा लगता है, क्योंकि हुकूमत की इंटेंशन पे तो सवाल उठाया, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ 25 मई को दरख्वास्तें आईं, आबिद ज़ुबैरी की, मुक़्तदर शबीर की, इमरान खान साहब की 2 दिन पहले आ गई, रियाज़ अफराज के भी 25 को आ गई, 26 को समाअत करके यकतरफा तौर के हुक्मनामा जारी करके कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया गया। कितनी तेज़ी के साथ लगी दरख्वास्तें, घंटों में लगीं, आई घंटों में लग गई, अगले दिन समाअत होकर स्टे ऑर्डर हो गया, उसके बाद आज तक कमीशन पेंडिंग पड़ा है, कमीशन गैर फॉल पड़ा है। अगर ये मामला इतना संजीदा था, आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इस फैसले के बाद क्या अगली तारीख नहीं आनी चाहिए थी? आप पूरा फैसला निकाल के देखें, फैसले के आखिर में आए, आखिर में तारीख होती है कि हम ये पटिशन रिजेक्ट कर रहे हैं, मुतफरिक दरख्वास्त, मेन मुकदमा नहीं, पटिशन एक मुतफरिक दरख्वास्त जो कि मेन मुकदमे में आई थी। अब इस केस की, मेन केस की जो आइंदा की तारीख है वो फलान डेट हो गई, वो तारीख भी नहीं दी। यानी जो मकसूद है, जो मकसद है इन दरख्वास्तों को टेकअप करने का, वो नज़र आ रहा है कि कमीशन को कार्रवाई से रोकना था, और उसमें 5 रुकनी बेंच माजरत के साथ बज़ाहिर लगता है कि आज तक कामयाब चला है। अब इसमें एक तो रिलीफ इमरान खान साहब को मिला, दूसरा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब को दिया गया, जो इस कमीशन के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्तों पर प्रोसीडिंग और जो फैसला आया है। जस्टिस नकवी साहब के खिलाफ एक रेफरेंस आया, उस रेफरेंस के दायर होने के बाद बंदियाल साहब ने एक बेंच में बैठ के मैसेज दिया कि मैंने बंदियाल साहब को इस बेंच में जो शामिल किया है, ये मैंने पैगाम दिया है कि मैं अपने एक और जज का सर पेश नहीं करूंगा, उसको कुर्बान नहीं करूंगा। पहले भी एक जज के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई और उसके खिलाफ हमें कार्रवाई करना, फिर हमारे दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए। यानी बड़े दुख का बंदियाल साहब इजहार कर रहे थे कि काजी फैसल के खिलाफ रेफरेंस आया था, उस वजह से हमारे दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए। तो उस केस में भी यही करते ना कि जो नकवी साहब को साथ बिठा के किया, काजी साहब को साथ बिठा के मैसेज देते, वहाँ पे तो आपने सीधा डायरेक्टली कानून को भलाए ताक रखते हुए काजी साहब का मामला FBR को भेज दिया। यहाँ पे आपने नकवी साहब को साथ में बिठा के जिनको पैगाम देने था, पैगाम दिया गया कि अगर नकवी साहब के असासों में कुछ गैर मुताबिकत है, अदम मुताबिकत है, मुताबिकत नहीं पाई जाती तो FBR में चले जाएँ। यानी काजी फैसल साहब का मामला हो आप अदालत लगा लेते हैं, नकवी साहब का मामला हो साथ बिठा के मैसेज दे देते हैं। अब ये जो आज फैसला दिया गया, ये जो ऑडियो कमीशन के खिलाफ दरखास्तें थी, इसमें नकवी साहब की ऑडियो थी मुबैना तौर पे परवेज़ लाई साहब के साथ, कमीशन ने उसकी भी तहकीक करनी थी, लेकिन इस खदशे की बुनियाद पे कहीं कमीशन नकवी साहब को न बुला ले, उस कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया गया था। हालांकि कमीशन के हेड सरबराह काजी फैसल साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि हम आर्टिकल 209 की कार्रवाई करने के ना मजाज है, ना हम आर्टिकल 209 की कार्रवाई करेंगे, ना हमारा अख्तियार है। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो सवालनामा भेज के जज साहब से जवाब मंगवा लिया जाएगा। ये एक तासुर हमें मिला पहले रोज़ की कमीशन की कार्रवाई से। लेकिन बहरहाल ये जो कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तें और वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त है, ये पूरा जो बंदियाल साहब ने फैसला लिखा है वो वैसा लगता है कि जैसे उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया है। लेकिन इस दुखड़े में रिलीफ मिला है इमरान खान साहब को, रिलीफ मिला है जो उनके खिलाफ, नकवी साहब के खिलाफ कार्रवाई होना थी, या उनसे कोई पूछा जाना था, दूध का दूध पानी का पानी होना था, या फिर सासू माँ का मामला तीसरे नंबर पे आता है, मदनी ला का, खुशदामन साहबा का। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एक तरफ है, ये 3-4 तरफ रिलीफ जो है इस फैसले के ज़रिए मिला है। और जो मैं पहले बात कर रहा था कि अगर वफाकी हुकूमती दरख्वास्त के ऊपर ये कहा गया कि अच्छी नीयत से दायर नहीं की गई, एक मकसद है कि बंदियाल साहब को बेंच से हटाया जाए, तो आपकी नीयत अच्छी है, मैं कहता हूँ अच्छी है, मैं कोई डाउट नहीं करता, लेकिन फिर अगली तारीख दे के इस केस को आप डिसाइड करके जाते, आप इस केस को डिसाइड भी करके नहीं जा रहे। बाजार ऐसा लग रहा है कि
काजी साहब आएंगे, वो इसके ऊपर नया बेंच बनाएंगे, फिर अगला नया जो बेंच बनेगा वो फिर इस केस की समाअत करेगा। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली खबर आपके साथ हमने शेयर करना है वो नाज़रीन ये है कि सदर आरिफ अलवी साहब की आज आखिरी रोज़ है, आखिरी दिन है मुद्दत मयाद का। और हमारी जो ज़राए से बात हुई है वो ये बता रहे थे कि जो सदर साहब के ऑफ़िस में, वैसे उन्होंने ये भी बताया हमारे ज़राए ने कि सदर साहब ने दिखाने के लिए पैकिंग कर रखी थी। और ये नॉर्मली होता है कि जिस ऑफिसर को, जिस बंदे को एक्सटेंशन मिलनी हो, जिसने कंटिन्यू करना हो, वो पैरेलल अपनी पैकिंग करके भी रखता है। तो ये जो हमारे ज़राए की खबर थी, आज वो कह रहे थे कि पैरेलल सदर साहब ने अपनी पैकिंग कर रखी थी, लेकिन आखिरी हफ्ते गुज़िश्ता हफ्ते जो मुलाकात हुई उसके बाद सूरत हाल चेंज हुई। और फिर ज़राए ने आज हमने दोबारा उनसे रब्ता किया। ज़राए ने यह भी कहा हमारे पास जो है ना वो मंसूर अली खान साहब की तरह कोई कबूतर नहीं है। हम जहाँ भी भाग दौड़ करते हैं, हमारा क्योंकि गरीब यूट्यूब चैनल है तो हम खुद भाग दौड़ करके राब्ते करके ख़बरें निकालते हैं। तो उस हमारे सोर्स ने ये भी बताया, और हमारा कोई ऐसा टारगेट भी नहीं जैसे हमारे मंसूर भाई टारगेट देते हैं ना कि 8 लाख का टारगेट हमने सेट कर लिया। पिछले दिन मेरे उनके वो जो चैनल को रन करते हैं उनके साथ बात हुई। मैंने कहा ये जो आपने लोगों को कहते हैं ना कि चैनल सब्सक्राइब करें, ये बताएं कि कोई कुरानंदाजी भी होगी। जो लोग चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, आपका टारगेट 8 लाख का पूरा हुआ तो कोई कुरानंदाजी भी करें ना। 1 लाख बंदा आया, उसमें से आप कोई 100-200 बंदे को कोई नाम भी दें और कुरानंदाजी भी करें तो मेरी बात पे हंस दिया। तो मुझे उसने कहा कि अगर आप कहें तो आपके भी जो है वो सब्सक्राइबर बढ़ा देते हैं। बहरहाल ये लाइटर नोट पे बात हो रही थी। तो सदर अलवी साहब जो हैं, जो उनके पास किताबें पढ़ी थी कि इलेक्शन की तारीख देनी है, कैसे देनी है, मेरा क्या अख्तियार है क्या नहीं है, और जब तक मेरी मियाद ख़त्म नहीं होती तब क्या अख्तियार है, और मियाद ख़त्म होने के बाद अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तब मेरा अख्तियार क्या होगा, वो तमाम किताबें जो हिसाब किताब सदर साहब लगा रहे थे वो सब कुछ क्लोज़ कर दिया गया है। वो फ़ाइलें उनके दफ्तर से उठा ली गई हैं और ये कहा गया है कि अब जो मामलात जिस तरीके से पहले नज़र आ रहे थे वो चैप्टर क्लोज़ हो चुके हैं। लेकिन बहरहाल सदर आरिफ अलवी साहब का आज आखिरी रोज़ है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का एक स्टेटमेंट सामने, जिसमें बिलावल साहब ये कहते हैं कि 90 रोज़ में इंतखाबात होना चाहिए, 90 रोज़ में इंतखाबात करवाए जाएँ। लेकिन उनके बयान में ख़बर ये है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तारीख जो है 90 दिन में इलेक्शन करवाने की वो सदर साहब से नहीं मांग रहे। वो सदर साहब से इलेक्शन की तारीख नहीं मांग रहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ में इंतखाबात की तारीख दें। यानी जो हुकूमत गई है वो अभी भी ये समझती है कि सदर साहब का इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार नहीं। तारीख अगर देनी है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दे। तो इलेक्शन कमीशन कब तारीख देगा नहीं देगा, इसके लिए हमें चंद रोज़ का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगली खबर नाज़रीन, जो 6 खबरों से हम शुरू हैं उसमें से एक खबर हमने वो पहले बंदयाल साहब वाली डिस्कस कर ली फैसले के हवाले से, दूसरी खबर हमने अपनी सदर अलवी साहब वाली और इसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी वाली भी खबर, 2 खबरें डिस्कस कर ली। चौथी खबर आर्मी चीफ से मुतल्लिक, कल मैंने कहा कि जो वकला के कन्वेंशन में उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया कि किस हैसियत में, किस अख्तियार के तहत वो कारोबारी शख्सियात से जाके मिले। एक तो मैंने कहा जी क्रिटिसाइज़ किया, सवाल पूछे कि आप आर्मी चीफ भी हैं तो फिर वज़ीर दाखिला कैसे हैं, वज़ीर ख़ारजा कैसे हैं, वज़ीर ख़जाना कैसे हैं। उसके बाद मैंने काउंटर एक और वीलॉ किया जिसमें मैंने ये कहा कि आर्मी चीफ के ऊपर तो सवालात उठाए गए, वकला खुद वो कर रहे हैं। वकला कह रहे हैं कि तेल, बिजली, गैस की कीमतों को कम किया जाए। भाई आपका मईशत के साथ क्या लेना देना है? आप वकील हैं, आपका काम अदालतों को असेस करना है। जो आप कह रहे हैं कि आर्मी चीफ को ये नहीं करना चाहिए, आप फिर ये कैसे कह सकते हैं? आपका काम तो वकालत करना है, जाके वकालत करें। कोई अगर लिटिगेंट आता है, कोई अगर शहरी आता है कि बिजली गैस की कीमतों में कमी होनी चाहिए, आप मुकदमा लेके अदालतों में चले जाएं। जब आप दूसरे पे एतराज़ उठा रहे हैं, वही काम करने का ऐलान आप कैसे कर सकते हैं? और ये नाज़रीन अलमिया है हमारे पाकिस्तान में। जो नुक्ता आपके साथ हमने शेयर करना था कि आर्मी चीफ अगर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करे, इमरान खान के दौर में अगर आर्मी चीफ कारोबारी शख्सियात के साथ मुलाकात करे जनरल बाजवा साहब, तो वो मुलाकात हलाल है। अगर आर्मी चीफ चाहे बाजवा साहब हों, आसिम मुनीर शाह साहब हों, अगर वो मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान की मौशी बहरान के ख़ात्मे के लिए अरबों डॉलर लेके आएँ, वो मुलाकात हलाल है। अगर आर्मी चीफ मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान के लिए कर्ज़ा लेके आए, पैसे लेके आए, मईशत डूब रही है, पाकिस्तान को बचाना है, तो वो आर्मी चीफ का लाया हुआ पैसा हलाल है। अगर आर्मी चीफ चाइना से पैसा लेके आए पाकिस्तान के लिए, सियासतदानों को चाइना पैसा ना दे, तो वो आर्मी चीफ का लाया गया पैसा हलाल है। और अगर डॉलर की कीमत ऊपर जाए, अगर चीनी की कीमत ऊपर जाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो, स्मगलिंग हो, सियासी लोग संभाल ना सकें, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे संभाल ना सकें, और फिर अगर खुफिया एजेंसी के थ्रू अगर
आर्मी चीफ कुछ कराता है जैसे 20-22 रुपये डॉलर का रेट कम आता है, तो उस पर भी हमें एतराज़ है। यानी खुद भी नहीं करना, दूसरे ने किया उस पर भी एतराज़ है। तो ये एक ख़बर आपके साथ हमने शेयर करना थी। 20-22 रुपये और तकरीबन बल्कि 25 रुपये तक डॉलर कम आया है, तो इससे आवाम को फ़ायदा ही पहुँचेगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन बहरहाल आपको ये बता दें कि जो कोर कमांडर कल का इजलास हुआ है, उसके बाद जो झूठ की फैक्ट्रियाँ हैं, जो झूठ की फैक्ट्रियों की चिमनियाँ से धुआं निकलता है, उनके ख़िलाफ़ भी जो एलामिया जारी किया गया कोर कमांडर का, उससे जो तासुर मिलता है कि न सिर्फ डॉलर माफिया, चीनी माफिया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले, स्मगलिंग करने वाले, बल्कि जो मईशत को और इदारों को नुकसान पहुँचाने वाले हैं, उन पे उंगलियाँ उठाने वाले हैं, उनका घेरा भी तंग किया जाएगा। अगली खबर नाज़रीन साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब से मुतल्लिक़ है। ख़बर नाज़रीन ये है, 5वीं खबर हमारी, कि अगले माह उन्होंने बाकायदा तौर पर नवाज़ शरीफ ने ऐलान कर दिया कि मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ, अगले माह मेरी पाकिस्तान की वापसी हो गई। लेकिन प्लान में चेंज ये हुआ है कि नवाज़ शरीफ ने पहले इस्लामाबाद आना था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल हासिल करना थी, फिर यहाँ से जीटी रोड के ज़रिए लाहौर जाना था। लेकिन अब प्लान में ये चेंज किया गया है कि अब नवाज़ शरीफ लाहौर में उतरेंगे और अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में उनके पाकिस्तान आने का इम्कान है, तो लाहौर उतरेंगे। उसके बाद फिर उनके वकला जो है यहाँ पे प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई करेंगे, या फिर हो सकता है प्रोटेक्टिव बेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हासिल करके लाहौर में लैंड करें और फिर जो अदालत तारीख दे उस तारीख पर नवाज़ शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो जाएं। तो एक तो ये खबर है। इसके अलावा नवाज़ शरीफ साहब का जिक्र किया तो उनके भाई शहबाज शरीफ साहब का भी जिक्र कर लें। शहबाज शरीफ नाज़रीन जो लंदन में कैंसर के टेस्ट करवाए थे वो क्लियर हो गए हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ का अगले हफ्ते रीढ़ की हड्डी का स्कैन होना है और कहा जा रहा है कि 10 रोज़ के बाद नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और नवाज़ शरीफ की वापसी के पहले शहबाज शरीफ की वापसी होगी। यहाँ पे वो नवाज़ शरीफ की वापसी के इंतज़ामात को देखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन चीनी से मुतल्लिक़ मुकदमे, चीनी की कीमतों से मुतल्लिक़, गन्ने की कीमतों से मुतल्लिक़ मुकदमात आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में 12 और 13 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र हुआ था नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताएं कुछ और भी चीज़ें आपके साथ हमने शेयर करनी थी। चीफ साहब ने जो बहुत सारे केसेस टेकअप किए, अब उनकी समातें आइंदा हफ्ते नहीं होने जा रही। सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में कोर्ट मार्शल के ख़िलाफ़ जो बड़ी तेज़ी के साथ एतजाज़ हसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब चैम्बर में गए, जाके फुल कोर्ट बनाया, दरख्वास्तों को समाअत के लिए फिक्स कराया, बड़ी तेज़ी के साथ समाअत का आगाज़ भी हुआ। चीफ साहब ने तशवीश का इजहार किया कि सिविलियन का ट्रायल कैसे फ़ौजी अदालतें में हो सकता है, उस पर चीफ साहब फैसला नहीं देने जा रहे। एतजाज़ हसन साहब ने आज मुतालबा किया है कि बंदयाल साहब फ़ौजी अदालतों के केस का फ़ैसला करके जाएँ, लेकिन अगले हफ्ते भी बेंच नहीं बना, अगले हफ्ते भी बेंच दस्तयाब नहीं होगा। हालांकि 11 सितंबर से नए अदालती साल का आगाज़ होने जा रहा है। तो काजी फ़ायज़ा साहब के ऊपर ये केस फेंक के जा रहे हैं। एक किस्म के जैसे हमारे तैयब बलोच साहब कहते हैं कि उनके लिए अदालती कानूनी आइनी बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब काजी फ़ायज़ा साहब देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कितनी तेज़ी के साथ उस कानून को बनने से पहले सस्पेंड कर दिया गया, उस पर भी काजी फ़ायज़ा साहब कोई फैसला नहीं कर रहे। अशरफ शरीफ साहब के कत्ल का मामला 2 माह से दोबारा समाअत के लिए फ़िक्स नहीं हुआ। आर्डियोली कमीशन का भी आइंदा की कोई तारीख नहीं दी गई। जिस तेज़ी के साथ दरख्वास्तें आईं, घंटों में लग गई, घंटों में स्टे ऑर्डर हो गया, उस पर भी अब नया बेंच बनेगा, वो समाअत करेगा। अब इमरान खान साहब के केस की समाअत की आपको बता दें। इमरान खान साहब से जुड़ी खबर जिसका मैंने जिक्र किया कि इमरान खान साहब मान गए। नाज़रीन सानिया 9 मई जना हाउस कोर कमांडर लाहौर हमला केस में जो JIT बनी, इस सारे वाक़े की तहकीकात के लिए, बाकी तो 102 लोग गिरफ्तार करके मिलिट्री अथॉरिटी के हवाले कर दिए गए थे। इमरान खान का क्या रोल था, शाह महमूद कुरैशी का क्या किरदार था, PTI के दीगर रहनुमाओं का क्या उसमें फैसिलिटेशन का करैक्टर था, जो भी किरदार था, जो भी जिम्मेदारी थी, और ख़ान साहब की अहलिया, ख़ान साहब की जो हमीशीर गान है, उनका क्या रोल था। इस हवाले से JIT बनी थी, जो इमरान कीश्वर जो DIG इन्वेस्टिगेशन है उनकी सरबराही में, उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल कर लिया है। और उस इन्वेस्टिगेशन में कहा गया है कि उस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो रिपोर्ट किया गया ज़राए की तरफ से कि इमरान खान साहब को इसमें मुल्ज़म करार दे दिया गया है। और रिपोर्ट के हवाले से जो मंदरजात सामने है, इसमें यह कहा गया है कि इमरान खान साहब ने एतराफ़ कर लिया है कि उनके कहने के ऊपर ये सारे हमले किए गए। अब इसके ऊपर मेरा थोड़ा सा एक सवाल है कि खान साहब ने क्या बराह रास्त एतराफ़ किया है, डायरेक्ट एतराफ़ किया है, या इनडायरेक्ट एतराफ़ किया है? क्योंकि इनडायरेक्ट एतराफ़ तो खान साहब हम कह सकते हैं, जो खान साहब मुख्तलिफ बयान देते रहते हैं कि जब मुझे फ़ौज ने गिरफ़्तार किया तो रद्दअमल भी तो फ़ौज की इमलाक पर हमला करके आना था, उनकी इमलाक के सामने एहतजाज करके आना था। तो ये एक तरह का जुज़वी तौर पे इनडायरेक्ट एतराफ़ हो सकता है।
बराह रास्त एतराफ़ तो ये होगा कि मैंने कहा था, गिरफ्तारी से पहले मैंने डायरेक्शन दे रखी थी, प्लान बना रखा था, सबको मैंने बता रखा था किस किस का क्या किरदार होगा। अगर इस किस्म का स्टेटमेंट दिया है तो फिर ये खान साहब का एतराफ़ है। तो ये क्वेश्चन मार्क के साथ कि इमरान खान साहब मान गए, जो चीज़ें ज़राए ने दावा की हैं वो रिपोर्ट सामने आए तो सब चीज़ खुल के सामने आ जाएगी। लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि अस्करी टावर के ऊपर जो तोड़फोड़ हुई, जो जलाओ गिराव किया गया, उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। और इस केस में जल्द जो 3 मरतबा अटक जेल में GIT गई है, खान साहब को जाके इन्वेस्टिगेट किया है, इस केस में जल्द इमरान खान साहब की जो है वो गिरफ्तारी वो जो है वो डाल दी जाएगी। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग, आखिरी वीडियो लॉग आज के दिन का। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।